नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं रोजाना की तरह एडवोकेट अमर कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आज आप कहीं जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं। पीछे मुझे इस तरह का ही लॉज दिखाई दे रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं वो तो पूछूँगा ही, लेकिन एक सवाल है कि मोदी जी बांग्लादेश के फिलहाल के जो प्रधानमंत्री हैं यूनुस, उनसे मिले और मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी ने हिंदुओं के बारे में बहुत बात की कि भाई हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर न्याय मिलना चाहिए। दूसरी तरफ मुसलमान भी यही लिख रहे हैं कि भाई हमारा वक्फ बोर्ड छीन लिया, हमारी भी बात कर लो थोड़ी-सी। तो दूसरी और बाकी जो अपडेट हैं वक्फ बोर्ड के वो भी बताएँ आप। पहली बार मोदी जी को मैंने बड़े डिफेंसिव मोड में देखा, जब वो थाईलैंड में गए हुए हैं और बांग्लादेश की जो सरकार है, उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस से मिले, हाथ मिलाया उनसे और मोदी जी झिझक के साथ अपनी जो बातें करनी थी, वो नहीं कर पाए। देश की जनता को, देश के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी जाएँगे तो पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस को धमकाएँगे और कहेंगे कि आपने बांग्लादेश में हिंदुओं को, ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन पे जो अत्याचार कर रखे हैं, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों को बंद कर रखा है, अभी तक उनको जो है आपने छोड़ा नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ पर बात होगी और मोदी जी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लताड़ लगाएँगे कि आप जो है क्यों चीन गए? पहली बार आपकी मुलाकात जो है, अगर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई, तो आपने शी जिनपिंग से की। मोहम्मद यूनुस ने जो बयान बीजिंग में दिए वो बड़े खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है जिस जगह को चिकन नेक बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि 60 किलोमीटर और 22 किलोमीटर चौड़ा है। तो ऐसे जगह पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अगर हम यहाँ पर कोई हरकत करते हैं तो इससे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, 7 स्टेट हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जो कि लैंडलॉक इलाका है, उन्होंने कहा कि वो खतरे में पड़ जाएगा और सिर्फ बांग्लादेश है जो त्रिपुरा के माध्यम से इन लोगों को समुद्र की एक्सेस दे सकता है। अब मोदी जी को चाहिए था कि वो जाकर उनको धमकाते कि अपनी औकात और हैसियत में रहो, हिंदुस्तान से लड़ना तुम्हारी हिम्मत नहीं है, इतनी हिमाकत तुम्हें चीन के भरोसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए तीस्ता नदी है, जिस पर पुल को और बांध बनाने की बात को लेकर कई सालों से झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा इस बात के लिए चल रहा है कि बहुत सारे लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि भारत जो है इस तीस्ता के जो बैराज को बनाने के लिए अपनी तरफ से पहल करेगा या बांग्लादेश चीन से मदद लेगा। चीन ने कहा है कि हम 1 बिलियन यूएस डॉलर की मदद आपको देंगे अगर आप तीस्ता के इस बैराज को बनाने के लिए हमारी मदद देते हैं। तो इन सब सवालों को लेकर देश की जनता में बड़ी बेचैनी थी, मेरे मन में भी बड़ी बेचैनी थी और हिंदुस्तान के हर आदमी के मन में बेचैनी रही होगी कि भई हमारे प्रधानमंत्री आखिरकार किसी के सामने तो बोल लें। वो पुतिन के सामने नहीं बोलते, ट्रंप के सामने नहीं बोलते, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हैं उनके सामने नहीं बोलते। तो आखिर मोदी जी, जिनको हम मानते हैं कि विश्वगुरु हैं, जिनसे पूरी दुनिया आज के दिन धमकती है, डरती है और मोदी जी कहीं पर भी हर युद्ध में, हर परिस्थिति में निर्णायक रूप से जो है सफल होते हैं और रास्ता बताते हैं। मोदी जी ने कहा था मैं यूक्रेन की वॉर रुकवा सकता हूँ, मैंने वॉर रुकवा कर वहाँ से लोगों को बुलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ से छात्रों को बुलाया, फिर फिलिस्तीन और कतर में जो हिंदुस्तान के कई लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, मोदी जी ने उनको मुक्त कराया। लेकिन मोदी जी बांग्लादेश के मामले में आकर क्यों चुप हो जाते हैं, ये बात समझ नहीं आती। और ये समझ इसे नहीं आती क्योंकि मेरे जैसा आदमी और आप भी अगर इस बारे में कुछ सोचेंगे, तो पता चलेगा कि ये लोग जो कि मोदी जी से बहुत उम्मीद रखे हुए हैं, तो मोदी जी वहाँ गए, आमने-सामने की बात हुई, उसका ब्यौरा एक होना चाहिए था कि मोदी जी और मोहम्मद यूनुस की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। एक डिक्लेरेशन दोनों की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन हमारे जो विदेश मंत्रालय के हमारे विदेश सचिव हैं मिस्त्री, उन्होंने तो भाषण दिया, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई वो ऐसी हैं जो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफिकल ज़्यादा हैं, दार्शनिक रूप से ज़्यादा हैं, लेकिन सच उनके पीछे नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने तय किया कि हम अपने कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए, प्रोडक्टिव डायलॉग होना चाहिए और हमें प्रैग्मैटिक अप्रोच अपनानी चाहिए। अब प्रैग्मैटिज्म जो है एक बड़ी विचित्र बात है जो मोदी जी के मुँह से मैं सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। प्रैग्मैटिज्म जो है एक बड़ी उच्च किस्म की विचारधारा पूरी दुनिया में है
और उस विचारधारा के बारे में अगर आप सोचेंगे तो उसके जो जनक हैं वो हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जो कि अमेरिकन फिलोसोफर थे। और उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी होने के लिए आपको चीजों का तत्व मीमांसा यानी उनकी असलियत, उनका स्वरूप जानना चाहिए। आपको तर्क से चीजों को सही सिद्ध करना चाहिए, और जब आप तर्क से चीजों को सही सिद्ध करेंगे तब दुनिया को आप सही रूप से वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एक निर्णय दे पाएंगे। अब मोदी जी कभी भी, मैंने उनके भाषण में अभी देखिए, लोकसभा में बहस हो रही है, किस पे बहस हो रही थी, राज्यसभा में किस पे बहस हो रही थी, वो हो रही थी वक्फ बोर्ड के जो गठन और उसके कानून पे। और मोदी जी उस समय कहाँ भाग गए? पूरी की पूरी बहस को छोड़कर वो चले गए बांग्लादेश। वो चले गए बांग्लादेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका कोई डेजिग्नेशन कोई नहीं है, उन्हें बांग्लादेश सरकार जो है वो सलाहकार कहती है, उनसे मिलने के लिए थाईलैंड चले गए। अब थाईलैंड जरूरी है या देश की संसद जरूरी है? जिस सवाल से पूरा देश उद्वेलित है, जिस बिल को लेकर कि वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में मोदी सरकार क्या सोचती है, मुसलमानों में उसका विरोध है, और मोदी जी कहते हैं मुसलमानों का हित के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी बात है कि जिस मुद्दे को लेकर देश का, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो परेशान है या चिंतित है या उसकी शंकाएं हैं, उनका निवारण करने की जगह वो बांग्लादेश के जो सलाहकार हैं सरकार के, मोहम्मद यूनुस, उनसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू लोग हैं, उनकी दुर्गति हो रही है, उनके जो चीजों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं को सताया जा रहा है। अब वही बात जो है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की सरकार लगातार कहती है। अब मोहम्मद यूनुस ने बहुत बार भारत सरकार से पिछले 8 महीने में बड़े स्पष्ट शब्दों में, बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश की जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिन्हें भारत ने, हम कहेंगे कि क्लियर तो नहीं है, स्पष्ट रूप से शरण दे रखी है, उनको वो कहते हैं उन्हें वापस भेजो, हम उनके ऊपर ट्रायल चलाएंगे, हम उन पर मुकदमा चलाएंगे। और इसीलिए शेख हसीना का जो घर है वहां के लोगों ने जला दिया, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ दिया, और एक तरह से बांग्लादेश में भारत विरोधी पूरा माहौल बनाने का कारण ये है कि हमने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा। अब शेख हसीना के ना जाने से आप समझिए कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब उसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और इसलिए जो बंग बंधु, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, उन्हों के मन में भारत के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वो इंदिरा गांधी को बांग्लादेश के उदय के लिए एक महिला और सशक्त जो है राजनेता मानते थे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार जो है वो 71 में हुई, जब उसका पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा जो है गायब होकर एक नया देश बन गया। भारतीय प्रायद्वीप में ये सबसे बड़ी घटना थी। लेकिन इस घटना को लेकर भी आप देखिए कि अब पाकिस्तान को इस बात का मौका मिल रहा है कि वो बांग्लादेश के जो इस समय सरकार के मुखिया हैं, सरकार के जो सेना अध्यक्ष हैं, उनको समझाते हैं कि आपको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। तो एक तरह से भारत के दोनों हिस्सों में, यानी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ जो है हमारा म्यांमार, और दूसरे देश जो है हमारे खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं, इस बारे में मोदी सरकार को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। और उन्हें चाहिए कि इन सारे देशों को इकट्ठा करके सार्क का सम्मेलन बांग्लादेश में ही कर लें, नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही कर लें, रावलपिंडी में ही कर लें, और नहीं तो दिल्ली में कर लें। एक सम्मेलन जरूर होना चाहिए ताकि ये सारे देश जो हिंदुस्तान के चारों ओर हैं, और हिंदुस्तान जिनका मुखिया था, वो सारे देश मिलकर तय करते कि हमें क्या करना है। लेकिन मोदी सरकार का एक एजेंडा है, वो ऐसा एजेंडा है, कभी वो कहेंगे हमें 3 तलाक पे कानून बनाना है, कभी कहेंगे हमें 370 पे काम करना है, कभी कहेंगे हमें वक्फ को ठीक करना है, कभी कहेंगे हमें जो है समान नागरिक आचार संहिता चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी की बात है कि इस समय मोदी सरकार सबसे कमजोर सरकार है। ये ऐसी सरकार है जिस सरकार के बारे में आप देख सकते हैं कि जब इनके पास पूरा बहुमत था, 2014 में बहुमत था, 2019 में बहुमत था, तब इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जब कि ये ऐसा कर सकते थे। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर मोदी जी और भारत सरकार, मुझे लगता है, काफी भ्रमित है। और जहां तक वक्फ बिल की बात है, जिसको अब जो है संसद के दोनों सदनों ने अपनी अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से जो मोदी ने एक तीर से 4 शिकार किए हैं। पहला शिकार तो उन्होंने नीतीश कुमार को किया है, जेडीयू में विद्रोह हो गया है, जेडीयू के जो मुस्लिम नेता हैं वो जेडीयू छोड़ रहे हैं, और पूरे अल्पसंख्यक जो कि बिहार में है
वो इस बात से बड़े दुखी हैं कि वो नहीं समझ पा रहे कि वो क्या करें। और दूसरी ओर जो है चंद्रबाबू नायडू, जो कि अपने आप को कहते थे कि हम जो है अक़लियतों के और अल्पसंख्यकों के बड़े नेता हैं, उनकी स्थिति भी बड़ी इस वजह से खराब हो गई है। तीसरा जो जयंत चौधरी है, जो कि लगातार बीजेपी की शरण में है, लेकिन वो बीच-बीच में मुस्लिम अपने अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते थे। 2 दिन पहले भी वो बोल रहे थे, वो भी चुप हो गए। और रामविलास पासवान, जो कि कहते थे कि मैं अल्पसंख्यकों का मसीहा हूँ, जब गुजरात के दंगे हुए तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ एनडीए की सरकार से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन अब आप देखते हैं और हम देखते हैं कि रामविलास पासवान का बेटा, वो भी जो है इस मुद्दे पर अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का पूरा समर्थन और सहयोग खो चुका है। तो पूरी तरह से ये 4 नेता जो कि हैं एनडीए में, लेकिन इनका जो आधारभूत जो ताकत है, वो खत्म हो गई है। और जो वक्फ बोर्ड की बात है, उसको राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाएगी 1-2 दिन में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति की इतनी, मैं कहूँगा, जल्दबाजी रहेगी कि वो 2-4 दिन में नोटिफ़ाई हो जाएगा। और जैसे ही बिल नोटिफ़ाई हो जाएगा, उसके 15 दिन के भीतर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी रिट पिटीशन लगेंगी, उन पे नोटिस हो जाएगा और ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सवाल ये है कि हमारे देश के जो राजनेता हैं, वो चीज़ों के बारे में कभी भी तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या बात कब करनी है, कैसे करनी है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति का जो स्तर है आज के समय में, वो एक पुरानी मैं कहावत सुनाता हूँ, जो एक आदमी से पूछा गया कि भाई चाय लाभदायक है, हानिकारक? तो उस आदमी ने कहा चाय अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है, अगर किसी को पिलानी पड़े तो हानिकारक है। मतलब जिसमें अपना फायदा हो वो चीज लाभदायक है, जिसमें अपना नुकसान हो, अपनी जेब से खर्चा हो, वो हानिकारक है। तो इसी तरह की रणनीति जो हमारे नेताओं की है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो ओवैसी हैं, वो हमेशा ऐसे मामलों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनकी हरकतों से मैंने हमेशा देखा है कि ओवैसी की हर हरकत का एक फायदा बीजेपी को होता है कि बीजेपी के खिलाफ वाले वोट जो हैं वो बढ़ जाते हैं और मुसलमान हार जाते हैं। दिल्ली में ओवैसी ने, मायावती ने 5-5 जगह अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए और नतीजा ये हुआ कि उन जगहों पर भाजपा जीत गई, 1 सीट पर विपक्ष जीता, 4 सीटें जो है ओवैसी की कृपा से भाजपा को दिल्ली में मिली। यही काम वो जो है आप देखिए उत्तर प्रदेश में करा उन्होंने, यही उन्होंने बिहार में किया। जहाँ-जहाँ ओवैसी खड़े होते हैं, वो बढ़ चढ़कर उत्तेजक भाषण देते हैं, मुसलमानों के सरपरस्ती की बात करते हैं, मुसलमानों के हित में कट्टरवादी बयान देते हैं, लेकिन उनके बयान का फायदा भाजपा को होता है। तो आप देखिए एंड डिसाइड द रियलिटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल मूवमेंट। तो जो ओवैसी हैं, वो मुसलमानों के खैर-ख्वाह बनते हैं, उनकी बातों को बड़ी तेजी से, बड़े ऊँची आवाज़ में सामने रखते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये होता है, उसका फ़ायदा भाजपा को होता है और विपक्ष को और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मुसलमानों को। मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में जो है, वो आप समझिए 18% है, दिल्ली में उनकी आबादी जो है 19% है, लेकिन उनकी सीटें खत्म हो जाती हैं, वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में मुसलमानों को भी सोचना होगा कि ये भाषणों से हमें फ़ायदा होना है या अल्टीमेटली लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या ऐसी जगह में हमारे लोगों के चुनकर जाने से हमें फ़ायदा होगा। जब तक मुसलमान ये नहीं सोचेगा कि हमें साइलेंट रहकर, साइलेंट तरीके से अपने हितों की रक्षा खुद करनी है, तब तक ऐसी रक्षा नहीं होगी, क्योंकि मीडिया हमेशा 2-4 ऐसे लोगों को, जो कि भाड़े के सिपाही होते हैं, जो कि उनके पेड होते हैं, जिनको वो तनख्वाह देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको अपने पास इकट्ठा करते हैं और उनसे अनशन बयान दिलवाकर मुसलमानों के खिलाफ जो है हिंदुओं का एक घृणा या जनमत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान होता है, हिंदू अतिवादी नेताओं को, चरमपंथियों को या जो हिंदू समझिए कट्टरवाद है उसको आगे बढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर इन सबको सोचना होगा। और मैं एक बात आपको आज फिर कहना चाहता हूँ कि ट्रंप ने जो कल टैरिफ लगाए, जिस तरह से मोदी जी की बड़ी बड़ाई की, मोदी इज माय फ्रेंड, वेरी टफ बार्गेनर, लेकिन उन्होंने पीठ पे छुरा घोंप दिया मोदी की और हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्ट है उसकी उन्होंने वाट लगा दी। हिंदुस्तान से जो अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट का मामला है
उसको खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के लोगों की जो एक तरह से रोजगार की उम्मीद थी उसको खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका में कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक भी शब्द, एक भी बात निकाल सके। मोदी जी और हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है और भारत सरकार के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में मोदी जी और ट्रंप की बातचीत होगी, उसके नतीजे बड़े सकारात्मक निकलेंगे। आप देखिए एक और मोहम्मद यूनुस है, उनसे भी हमारे नतीजे बड़े सकारात्मक निकलेंगे, शी जिनपिंग से भी बड़े सकारात्मक निकलेंगे, ट्रंप से भी सकारात्मक निकलेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ट्रंप जो है वो एक हार्ड बार्गेनर है, वो डील में यकीन रखता है और उसने देखिए एक और तो चीन के ऊपर जो है 60% टैक्स लगाया है। आप देखेंगे कि टैक्स तो लगाया 34% है, लेकिन वो इस तरह लगाया कि पहले 100% अगर सामान आता था उस पर 20% टैरिफ लगाया, तो वो सामान हो गया 120 और उस पर 1/3 लगा दिया 34%, तो 60% टैक्स जो है उसने चीन की चीजों पे लगा दिया। ताइवान जो कि चीन के खिलाफ है और अमेरिका उसका पोषण करता है, उसके ऊपर भी उसने जो है 62% टैक्स लगा दिया। इसी तरह उसने कोरिया जो कि दक्षिण कोरिया है, चीन की पूरे शिकंजे में है, उस पर भी टैक्स लगा दिया। भारत पे तो उसने कहा कि भाई 52% आप पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें रियायत दे रहा हूँ। ये ऐसे ही है कि मैं तुम्हें लगाऊंगा तो 20 जूते, लेकिन रियायत देते हुए मैं तुम्हें 10 जूते लगा रहा हूँ। भाई एक जूता लगे या मुंह से कह दिया आदमी कि मैं तुम्हें जूता लगा रहा हूँ, तभी देश का अपमान हो जाता है। मोदी जी इतना बड़ा घूंट, इतना बड़ा विष अपने गले में क्यों पी गए, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है मोदी जी ट्रंप से भी डरे हुए हैं, मोदी जी जो है मोहम्मद यूनुस से भी डरे हुए हैं, मोदी जी शी जिनपिंग से भी डरे हुए हैं, मोदी जी जो है जो रूस के पुतिन है उनसे भी डरे हुए हैं। तो आखिर मोदी जी के डर की क्या वजह है? मुझे एक ही वजह नजर आती है कि मोदी जी जिस आदमी के लिए सब कुछ तन मन धन देश के सारे हित न्यौछावर कर रहे हैं, जो कि अडानी है, उसकी जान जो है अमेरिका में फंसी हुई है। अडानी को बचाने के लिए मोदी जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी ट्रंप के सामने दंडवत होकर हिंदुस्तान के लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। अभी हमने देखा ट्रंप ने हिंदुस्तान के लोगों को 3 बार उनको बेड़ियां पहनाकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर, नंगे पांव मिलिट्री के जहाज से 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार अमृतसर भेजा। भारत सरकार ने आज तक उस पर कोई चू नहीं की। फिर दिल्ली भेजा, फिर उन्होंने 8 लोगों को गुजरात भेजा। अब ट्रंप कह रहा है कि मैं 7.25 लाख लोगों को, हिंदुस्तानियों को वापस हिंदुस्तान भेजूंगा और ऐसे में भी हमारी सरकार जो है कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को अपने नेतृत्व के बारे में सोचना पड़ेगा। आरएसएस बार-बार मोदी जी को ब्लैकमेल करता है और वो ब्लैकमेल इसलिए करता है क्योंकि उन्हें मोदी जी की कमजोरी पता है। तो इस सारे परिदृश्य में अगर हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से असफलता की ओर जा रही है और उससे ध्यान बचाने के लिए मोदी जी मुसलमान और हिंदुओं के बीच में कभी तो औरंगजेब की बात करते हैं, कभी वो बाबर की बात करते हैं, कभी राणा सांगा की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं जी वक्फ बिल लाएंगे, मुसलमानों की संपत्तियों का हक जो है हम बाकी जो कलेक्टर हैं उनको दे रहे हैं। थोड़े दिन बाद ये होगा कि भारत सरकार जो एक बिल लाएगी, सारे गुरुद्वारों की संपत्ति वो कहेंगे एसपीजीसी की जगह जानी चाहिए कलेक्टर के हाथों में, सारे मंदिरों की संपत्ति जानी चाहिए कलेक्टर के हाथों में, सारे जो जैन मंदिर हैं उनकी संपत्ति जानी चाहिए कलेक्टर के हाथों में, सारे बौद्धिस्ट जो मॉन्कों की जो प्रॉपर्टी है वो जानी चाहिए कलेक्टर के हाथों में। कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर आईएएस होता है जो भारत सरकार का गुलाम होता है और मोदी सरकार में आप समझ लीजिए ब्यूरोक्रेसी बिना रीढ़ की हड्डी है, ये केंचुए की तरह है, जो भारत सरकार चाहेगी वो करेगी। तो ऐसी हालत में एक बात समझ लीजिए, ना गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी बचेगी, ना जैन मंदिरों की बचेगी, ना बौद्ध मंदिरों की बचेगी, ना हिंदू मंदिरों की बचेगी। और अगर सबकी प्रॉपर्टी, सबकी संपत्ति, सबकी जमीन का सही मायने में अगर पूरी तरह से खोजबीन की जाए तो पता चलेगा 80%, 60%, 50% प्रॉपर्टी जो है ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, घेरी हुई जमीन है और ऐसी जमीन को भारत सरकार अपने कब्जे में करेगी। तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो मुसलमान होगा कि हमारे घर में आग लगाने आए थे, अपने भी घर को जलाकर ये बैठ गए हैं। और ऐसे में हिंदुओं को, सिखों को, मुसलमानों को सबको सोचना होगा कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है। देश की जो स्थिति है बड़ी नाजुक है और उसे संभालने के लिए इनके पास ना दिमाग है, ना दिल है,
ना हिम्मत है, ना ये कुछ कर सकते हैं और ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है।